डीजी स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस क्लास में जो है कि अध्ययन करेंगे भारत में शिल्प और उद्योगों का क्या स्थिति था ब्रिटिश काल में, उपनिवेश काल में। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं इसकी। भारत में शिल्प और उद्योग धंधे जो 17वीं शताब्दी के आसपास जो है कि सूरत का बंदरगाह जो है, जो हम अगर भारतीय नक्शा में देखें अगर हम, तो इधर जो है हमारा ये रहा सूरत, ये जगह। तो ये सूरत का जो बंदरगाह जो था, ये डच और ब्रिटिश जो थे उसके व्यापारिक जहाज जो है यहाँ पर आकर इसका इस्तेमाल करते थे, इस बंदरगाह का। लेकिन 18वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का जो है कि महत्व कम हो गया। उसके बाद जो है कि देखिए ये चित्र है जो उस समय का फोटोग्राफी किया हुआ है, ठीक है। 17वीं शताब्दी का जो बंदरगाह है, जो व्यापारिक जहाज जो सब लगे हुए हैं, ये सब दिखाया गया है। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति के लिए कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखेंगे यहाँ पर कि आधुनिक विश्व में कपड़ा और लोहा दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन के लिए 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण का उपनिवेशीकरण में से गहरा संबंध है। हम लोग पूर्व के अध्याय में भी इसको पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारतीय हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा किया और इस तरह व्यापार का ढांचा बदल गया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो है कि चीज़ें खरीदती थी, है ना। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सामान खरीदती थी और इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर क्या करती थी, उसको बेच देती थी। इससे कंपनी को क्या होता था, बहुत सारा मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, यहाँ के उद्योगपति जो है क्या किए, भारत को अपने यहाँ उत्पादित सामान के विशाल बाजार के लिए देखने लगे। इस तरह बड़ी मात्रा में ब्रिटेन के उद्योगों से तैयार माल भारत आने लगा। तो हम देख रहे हैं कि भारत में कपड़े का जो है कि वैश्विक बाजार जो है कि बन गया अब तो, है ना, जैसा हम लोग देख रहे हैं। अब इसमें जो है कि 1750 के आसपास पूरी दुनिया में भारत का जो है कि कपड़ा का उत्पादन क्षेत्र अन्य देशों से काफी आगे निकल गया। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए मशहूर थे ही। दक्षिण और पूर्व एशिया जहाँ पे सुमात्रा, पेनांग और जावा इत्यादि देश हैं वहाँ, और पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का जो है, जो भारत में जो कपड़े बनते थे उसकी बहुत डिमांड थी। 16वीं शताब्दी के से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां भी जो है अपने देश में बेचने के लिए भारतीय कपड़े को क्या की, खरीदने लगी, है ना। रईस लोग भारतीय सूती कपड़ों के दीवाने थे। यहाँ तक कि महारानी भी वहाँ की भारतीय कपड़े की परिधान पहनती थी। यूरोप में के बाजारों में भारतीय कपड़े जो है कि जैसे मिंडाना और कांसा जो है कि कोसा बोला गया, जिसको सिंटज कोसा, तो दरअसल जो है कि ओढ़नी जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जिसको गांठ बांध के दो बंद करके जो है कि उसको कलर किया जाता है, तो लगभग जो है इसी तरह का डिजाइन जो है कि बन जाता है, इस तरह का, है ना। तो ये जो है इस तरह का ये लोग पहनने लगा, बनाने। इस तरह का कपड़ा जो है कि बंद का जो ओढ़नी वगैरह था, उसको जो है कि इसमें सोने की कढ़ाई वगैरह, जरी वगैरह लगाया जाता था। तो इसको जो है बंडाना शैली इसको बोला जाता है। ये शैली अधिकांश जो है कि राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। 18वीं सदी
के शुरुआत में जो है उसके आते आते भारतीय कपड़ा का लोकप्रियता जो था क्या था, बहुत चरम में था, बढ़ गया था। इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में के ऊन और रेशम निर्माता जो होते थे, वो भारतीय कपड़े के आयात का जो है विरोध करने लगे। वो लोग बोलता था कि भाई अब भारत का कपड़ा इतना फेमस हो गया कि सभी लोग भारतीय कपड़े मांगते हैं, तो इसके कपड़े पर जो है भारत से आने वाले कपड़े का विरोध शुरू कर दिया, है ना। और इस दबाव के कारण 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के में छापेदार सूती कपड़े छीट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। इस कानून को क्या कहा गया, कैलिको अधिनियम भी कहा जाता था। अभी देखिए कहाँ पर से कैलिको आया, कालीकट से। कालीकट में जो पुर्तगाली लोग आए थे मसाले की तलाश में, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो सूती कपड़ा लोग देखा, वहाँ से वो लोग ले गया, उसको लोग कैलिको बोला। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है कि भारतीय कपड़े की जो है कि बहुत सारा जब डिमांड बढ़ गया, वहाँ के व्यापारी लोग जो है आयात पर विरोध किए, तो वहाँ पर एक कैलिको अधिनियम लाया गया 1720 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल गए थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे। कपड़ा उत्पादक लोग क्या करता था, सरकार से मांग रहा, डिमांड किया था कि पूरी तरह से पाबंदी हो जाएगा भारतीय कपड़ों पर, ताकि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ उन्हीं के कपड़े बिके। इस प्रक्रिया में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया, सबसे पहले। अब सफ़ेद मलमल, मलमल भी देखिए कहाँ था, हमारा भारत का ही कपड़ा था। या बिना मॉड वाले भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड के विभिन्न भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इसमें परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई थी। स्पिनिंग जेनी क्या था, हम लोग देखे अभी। स्पिनिंग जेनी जो है एक मशीन है जिससे जो है एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमती थी तो सारी तकलियां भी जो है घूमने लगती थी। तकली देखे हो तुम लोग, तकली जो है कि इस तरह से एक तो क्रूसिया टाइप का बना हुआ रहता था, और इसमें जो है गोल सा ये बना हुआ रहता था। इसको घुमाने से यहाँ पे रुई रुई को ये लेके घुमाते थे, और यहाँ पर एक कील जैसा था। तो घुमाने से क्या होता था कि तकली जो है, ये तकली चलता था और इसमें धागा बनता था। तो एक साथ कई तकली जो है कि इसमें घूमने लगता था इस मशीन के द्वारा। अब जो है कि आर्कराइट जो है, इसने जो है वाष्प इंजन का आविष्कार किया। उसी समय आर्कराइट्स वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इससे जो है सूती कपड़ा का बुनाई के क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार हो जाता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा। डच, फ्रेंच और ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदता था। देखो, चांदी के बदला जो है सूती और रेशमी कपड़ा खरीदता था, यानी चांदी देता था और सूती और रेशमी कपड़ा लेता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो भारतीय चीज़ों को खरीदने के लिए चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं रही।
चांदी मंगवाने की आवश्यकता नहीं रह गई। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों की जमींदारी से राजस्व इकट्ठा कर उसी पैसे से कपड़े खरीदती थी। अब देखो यहाँ से गुलामी का दौर जो है शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में जो है राजनीतिक बागडोर संभाल लिया, और अब भारतीय चीज को खरीदने के लिए चांदी भी मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी। और अब क्या किया लोग, भारतीय किसान से जमींदारी, किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करने लगा। राजस्व इकट्ठा करके उससे क्या कर किया, उसी पैसे से राजस्व से कपड़े खरीदने लगे। यहाँ पे देखो कोचीन का में जो है एक डच की बस्ती है, समुद्र से दिखता है यह दृश्य, है ना, डचों का बस्ती है ये वाला, ठीक है ना। और देखिए बुनकर कौन थे। बुनकर जो है आमतौर पर बुनाई का काम करते थे। वो जो है कि बुनकरों का एक समुदाय होता था, यानी कारीगर थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाने का काम भी करते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, है ना, देखो यहाँ पे बंगाल का जो है तांती जो हो गया, उत्तर भारत का जुलाहा लोग हो गया या मोमिन लोग हो गया, दक्षिण भारत का कैकोलार तथा देवांग समुदाय, है ना, ये सब जनजातियां थी, जाति जो बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग बुनकर थे, है ना। बुनकर में कौन कौन थे, जैसे तांती हो गया, है ना, जुलाहा हो गया, है ना, इसी को मोमिन ही कहा जाता है, जुलाहा मोमिन। दक्षिण भारत में केकोलार और देवांग, ये जो समुदाय था ये बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। सूत काटना सूत काटना जो है कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण होता है। सबसे पहले कपड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूत काटते हैं, यानी धागा बनाते हैं। यह काम अधिकांशतः जो है महिलाएं करती थी, उसके जिम्मे रहता था। चरखा और तकली जो है घर घर पाए जाते थे, ठीक है। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेटा दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। देखिए यहाँ पे कपड़ा बुना जा रहा है ना। ये जुलाहा है, 1790 ईस्वी का ये फोटो है। तो चरखे पर काट कर तकली में लपेटा जाता था और ये इससे बुनते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए जो है, रंगीन कपड़ा कैसे बनता था, रंगीन कपड़ा बनाने के लिए बुनकर जो है चिपिगर नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी। देखो रंगीन कपड़ा सब नहीं बना पाता था, इसके लिए चिपिगर होते थे, है ना। ये माहिर कारीगर होते थे जो ठप्पे से छपाई करता था, ठप्पा से, है ना, छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों बस्तियों का जो है रोजी रोटी चलता था। भारतीय कपड़े का पतन कैसे हो गया फिर, इतना जब जो है कि पूरा फैला हुआ था विश्व में, जबरदस्त इसकी पकड़ थी, लोग चांदी से जो है कि लेता था और कपड़ा देता था। तो अब यहाँ पर देखो कि इंग्लैंड में बना सूती वस्त्र जो है कि क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के आते आते शुरुआत तक भारतीय कपड़ा को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया गया। तो याद है कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो है देख रहे थे, कैलिको अधिनियम आया था, है ना। तो अब क्या असर हो रहा है यहाँ पे, भारतीय कपड़े को क्या किया, अमेरिका, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका, इसका जो परंपरागत बाजार था वहां से बाहर कर दिया पहला। तो इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर क्या हुए, बेरोजगार हो गए, है ना।
सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ा? बंगाल में। बंगाल में जो है बुनकर पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज़्यादा खपत तो था यूरोप में, अफ्रीका में और अमेरिका में था। अब वहाँ से बैन हो गया कि वहाँ माल नहीं बिक रहा है, तो यहाँ पर जब माल नहीं बिक रहा है तो कारीगर क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना ही बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया। अब जो है आपूर्ति के लिए बुनकर को क्या हुआ? पेशगी देना भी बंद कर दिया, जो एडवांस देता था वो भी बंद कर दिया। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़ गए। पहला, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग से बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था।